Chapter 35 Provisions as to Bail and Bonds Section 478 to 496 नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 35 के बारे में, जिसमें हम समझेंगे प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स, यानी बेल और बॉन्ड से जुड़ी कानूनी व्यवस्था। ये चैप्टर 478 से 496 तक कवर करता है और क्रिमिनल प्रोसीजर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। कब किस व्यक्ति को बेल मिल सकती है, किस सिचुएशन में बॉन्ड देना पड़ता है और कोर्ट के पास बेल देने या रिजेक्ट करने के क्या अधिकार होते हैं, इन सभी बातों के जवाब मिलते हैं इसी चैप्टर में। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या बस कानून को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 35 प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स। सेक्शन 478 इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन। सेक्शन 478 बात करता है कि अगर कोई पर्सन नॉन बेलेबल ऑफेंस का एक्यूज्ड नहीं है और वो अरेस्ट या कोर्ट के सामने लाया गया है और बेल देने के लिए रेडी है, तो उसे बेल मिलनी चाहिए। अगर वो इम्प्रोवेरिस्ड है और श्योरिटी फर्निश नहीं कर सकता, तो कोर्ट या ऑफिसर उसे बॉन्ड साइन करवाने के बाद रिलीज कर सकते हैं। अगर पर्सन 1 वीक के अंदर बेल बॉन्ड नहीं दे पाता, तो ये इंडिजेंट होने का ग्राउंड माना जाएगा। लेकिन अगर पर्सन ने पहले के बेल या बॉन्ड कंडीशंस वायोलेट किए हैं, तो कोर्ट बेल देने से मना कर सकता है और इससे कोर्ट के पावर्स को रिकवर पेनल्टी अंडर सेक्शन 491 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Let's read the section for better understanding. Section 478. In what cases bail to be taken? Subsection 1. When any person other than the person accused of a non-bailable offence is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station or appears or is brought before a court and is prepared at any time while in the custody of such officer or at any stage of the proceeding before such court to give bail, such person shall be released on bail, provided that such officer or court, if he or it thinks fit, may and shall, if such person is indigent and is unable to furnish surety, instead of taking bail bond from such person, discharge him on his executing a bond for his appearance as hereinafter provided. After that explanation, where a person is unable to give bail bond within a week of the date of his arrest, it shall be sufficient ground for the order of the court to presume that he is an indigent person for the purpose of this proviso. Provided further that nothing in this section shall be deemed to affect the provisions of subsection 3 of section 135 or section 492. Section 478 सबसेक्शन 1 बात करता है, अगर कोई पर्सन नॉन बेलेबल ऑफेंस का एक्यूज्ड नहीं है और वो अरेस्ट हो जाता है विदाउट वारंट या कोर्ट के सामने लाया जाता है, तो वो बेल के लिए एलिजिबल है। अगर वो बेल देने के लिए रेडी है, तो ऑफिसर या कोर्ट को उसे बेल देनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रोविजो की। अगर पर्सन फाइनेंशियली वीक है और श्योरिटी फर्निश नहीं कर सकता, तो कोर्ट या ऑफिसर उससे बॉन्ड साइन करवाने के बाद रिलीज कर सकते हैं। अगर पर्सन 1 वीक के अंदर बेल बॉन्ड प्रोवाइड नहीं कर पाता, तो ये इंडिजेंट होने का सफिशिएंट ग्राउंड माना जाएगा। इससे इंश्योर होता है कि पुअर पर्सन को अननेसेसरी डिटेंशन से बचाया जा सके। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बात करती है 1 वीक रूल की। अगर कोई व्यक्ति अपने अरेस्ट के 1 हफ्ते के अंदर बेल बॉन्ड नहीं दे पाता, तो कोर्ट या पुलिस ये मान सकते हैं कि वो इंडिजेंट है, मतलब गरीब है, और उसको बिना श्योरिटी के छोड़ा जा सकता है। इसके बाद सेकंड प्रोविजो बात करता है, इस सेक्शन का मतलब ये नहीं है कि दूसरे स्पेशल सेक्शन जैसे कि सेक्शन 135 सब सेक्शन 3 और सेक्शन 492 के प्रोविजंस को इग्नोर किया जा सकता है। वो सेक्शंस अपनी जगह वैलिड रहेंगे। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लो रमेश को एक बेलेबल ऑफेंस जैसे सिंपल हर्ट के लिए अरेस्ट किया गया। अगर वो बेल देने के लिए रेडी है, तो पुलिस या कोर्ट उसको रिलीज़ कर देंगे। लेकिन अगर रमेश गरीब है
और श्योरिटी नहीं ला सकता तो उसको बिना श्योरिटी के भी छोड़ा जा सकता है। सिर्फ उससे एक पर्सनल बॉन्ड लिया जाएगा कि वो कोर्ट के सामने जरूरत पड़ने पर आएगा। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, notwithstanding anything in subsection 1 where a person has failed to comply with the conditions of the bond or bail bond as regards the time and place of attendance, the court may refuse to release him on bail when on a subsequent occasion in the same case he appears before the court or is brought in custody, and any such refusal shall be without prejudice to the powers of the court to call upon any person bound by such bond or bail bond to pay the penalty thereof under section 491. सेक्शन 478 सबसेक्शन 2 बात करता है बेल डिनाइल इन केस ऑफ प्रीवियस वायोलेशन। अगर पर्सन ने पहले के बेल या बॉन्ड कंडीशंस वायोलेट किए हैं जैसे टाइम और प्लेस ऑफ अटेंडेंस, तो कोर्ट उसे बेल देने से मना कर सकता है जब वो सेम केस में दोबारा कोर्ट के सामने आया या कस्टडी में लाया गया। ये रिफ्यूजल कोर्ट के पावर्स को रिकवर पेनल्टी अंडर सेक्शन 491 को अफेक्ट नहीं करता। सिंपल वर्ड्स में सबसेक्शन 1 जनरल एलिजिबिलिटी और इंडिजेंट पर्सन के लिए बेल के प्रोविजंस देता है और सबसेक्शन 2 एंश्योर करता है कि प्रीवियस वायोलेशन के केस में कोर्ट डिस्क्रिशन रखे और बेल मिसयूज ना हो। इन शॉर्ट सेक्शन 478 एंश्योर करता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस के अलावा सब एक्यूज्ड के बेल के लीगल राइट्स हों और अगर वो फाइनेंशियली वीक है तो श्योरिटी के बिना बॉन्ड साइन करके रिलीज़ किया जा सके। साथ ही अगर एक्यूज्ड ने पहले के बेल या बॉन्ड कंडीशंस वायलेट किए हैं तो कोर्ट बेल देने से मना कर सकता है ताकि रूल्स का मिसयूज ना हो। ओवरऑल ये सेक्शन इंडिविजुअल लिबर्टी और पब्लिक सेफ्टी के बीच बैलेंस मेंटेन करता है। आफ्टर दैट सेक्शन 479 मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड। सेक्शन 479 बात करता है कि अगर कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर है और उसका ऑफेंस डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का नहीं है तो कोर्ट को उसे बेल या बॉन्ड के थ्रू रिलीज़ करना चाहिए। अगर जनरल ऑफेंडर ने डिटेंशन के पीरियड मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट के हाफ कंप्लीट कर दिए हैं, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर ने डिटेंशन के पीरियड मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट का 1/3 कंप्लीट कर दिया है, कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हियरिंग के बाद और रीजंस लिखने के बाद डिटेंशन एक्सटेंड कर सकता है या बॉन्ड पे रिलीज़ कर सकता है, लेकिन डिटेंशन मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट पीरियड से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर एक्यूज्ड के मल्टीपल केसेस पेंडिंग हैं तो बेल नहीं मिलेगी। जेल सुपरिटेंडेंट को भी पीरियड कंप्लीट होने पर कोर्ट को रिक्वेस्ट भेजनी होती है। लेट्स रीड द सेक्शन एंड अंडरस्टैंड इट क्लोज बाय क्लोज। सेक्शन 479 मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड। Subsection 1 where a person has during the period of investigation, inquiry or trial under this Sanhita of an offence under any law not being an offence for which the punishment of death or life imprisonment has been specified as one of the punishment under the law, undergone detention for a period extending up to 1/2 of maximum period of imprisonment specified for that offence under that law, he shall be released by the court on bail, provided that where such person is at a first time offender who has never been convicted of any offence in the past, he shall be released on bond by the court if he has undergone detention for the period extending up to 1/3 of the maximum period of imprisonment specified for such offence under the law, provided further that the court may, after hearing the public prosecutor and for reasons to be recorded by in writing, order the continued detention of such person for a period longer than 1/2 of the said period or release him on bail bond instead of his bond, provided also that no such person shall in any case be detained during the period of investigation, inquiry or trial for more than maximum period of imprisonment provided for the said offence under that law. Explanation. In computing the period of detention under this section for granting bail, the period of detention passed due to delay in proceeding caused by the accused shall be excluded. Section 479 सबसेक्शन 1 बात करता है अगर कोई पर्सन अंडर ट्रायल है
और उसका ऑफेंस डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑफेंस नहीं है तो कोर्ट को उसे बेल या बॉन्ड पर रिलीज करना चाहिए। अगर जनरल ऑफेंडर ने डिटेंशन के पीरियड मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट के हाफ कंप्लीट कर लिए हों। सेकंड, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जिन्हें पहले कभी कन्विक्शन नहीं हुआ ने डिटेंशन का पीरियड मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट का 1/3 कंप्लीट कर लिया हो तो कोर्ट बॉन्ड पे रिलीज कर सकता है। कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हियरिंग के बाद पर्सन लिखे तो वो डिटेंशन एक्सटेंड कर सकती हैं या अंडर ट्रायल के बेल बॉन्ड पर रिलीज कर सकती है, लेकिन डिटेंशन मैक्सिमम पनिशमेंट पीरियड से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर डिटेंशन डिले एक्यूज्ड की वजह से हुआ है तो उस पीरियड को डिटेंशन कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मतलब बेसिक रूल है, अगर कोई व्यक्ति किसी ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान जेल में है और उसने उस ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट का आधा समय जितना डिटेंशन ऑलरेडी काट ही लिया है तो कोर्ट उस व्यक्ति को बेल पर रिलीज करेगी। दूसरा, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए स्पेशल रिलैक्सेशन है। अगर वो व्यक्ति फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है यानी पहले कन्विक्टेड नहीं हुआ तो अगर उसने मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/3 समय तक जेल में काट लिया है तो कोर्ट उसको बिना श्योरिटी के सिर्फ बॉन्ड पर छोड़ सकती है। तीसरा, कोर्ट की डिस्क्रिशन। कोर्ट चाहे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनकर अपने लिखित रीजंस रिकॉर्ड करके उस व्यक्ति की डिटेंशन को आधे समय से ज़्यादा भी बढ़ा सकती है या फिर बेल के बजाय बॉन्ड पर रिलीज कर सकती है। यानी अगर कोर्ट को लगता है कि एक्यूज्ड को अभी रिलीज करना ठीक नहीं होगा तो वो लिखित कारण देकर डिटेंशन बढ़ा सकती है। चौथा, मैक्सिमम लिमिट। किसी भी हाल में एक्यूज्ड को उस ऑफेंस की मैक्सिमम सज़ा से ज़्यादा टाइम तक जेल में नहीं रखा जा सकता। यानी अगर ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट 6 साल है तो उसे 6 साल से ज़्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता, चाहे ट्रायल अभी ख़त्म ना हुआ हो। पांचवा, एक्सप्लेनेशन। अगर ट्रायल में डिले एक्यूज्ड की वजह से हुआ है तो उसने जानबूझकर केस डिले करवाया तो वो डिले का टाइम डिटेंशन पीरियड में काउंट नहीं होगा। इन शॉर्ट, कोर्ट एक्यूज्ड को अननेसेसरी लंबी डिटेंशन में नहीं रख सकती। दूसरा, अगर आधा टाइम या फर्स्ट ऑफेंडर का 1/3 टाइम पूरा हो गया हो तो बेल मिलनी चाहिए। तीसरा, लेकिन अगर एक्यूज्ड ही केस डिले कर रहा है तो उस डिले का टाइम काउंट नहीं होगा। आफ्टर दैट, सेक्शन 479 सबसेक्शन 2, notwithstanding anything in subsection 1 and subject to third proviso thereof, where an investigation, inquiry or trial in more than one offence or in multiple cases are pending against a person, he shall not be released on bail by the court. सेक्शन 479 सबसेक्शन 2 बात करता है, अगर एक से ज़्यादा ऑफेंस या मल्टीपल केस पेंडिंग है सेम पर्सन के अगेंस्ट तो कोर्ट को उस पर्सन को बेल नहीं देना है, चाहे डिटेंशन का पीरियड फुल हो गया हो। ये इंश्योर करता है कि सीरियस या मल्टीपल ऑफेंसेस के लिए इन्वेस्टिगेशन और पब्लिक सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 3, द सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल वेयर द एक्यूज्ड पर्सन इज डिटेन्ड on completion of 1/2 or 1/3 of the period mentioned in subsection 1 as the case may be, shall forthwith make an application in writing to the court to proceed under subsection 1 for the release of such person on bail. सबसेक्शन 3 बात करता है कि जेल सुपरिटेंडेंट को ड्यूटी दी गई है कि जब अंडर ट्रायल प्रिजनर का स्पेसिफाइड डिटेंशन पीरियड कंप्लीट हो जाए, हाफ और 1/3 जैसे एप्लीकेबल, तो कोर्ट को लिखित एप्लीकेशन भेजिए ताकि कोर्ट बेल प्रोसेस इनिशिएट कर सके। इससे टाइमली रिलीज का मैकेनिज्म इंश्योर होता है और प्रिजन ओवरक्राउडिंग और अननेसेसरी डिटेंशन प्रिवेंट होती है। इन शॉर्ट, सेक्शन 479 का मेन पर्पस है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर का डिटेंशन कंट्रोल्ड और रीजनेबल हो ताकि मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट पीरियड के हिसाब से उन्हें टाइमली बेल या बॉन्ड मिल सके। ये सेक्शन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को लीनियंसी देता है, एक्यूज्ड को डिलेज को एक्सक्लूड करता है और मल्टीपल केसेस में डिस्क्रिशन मेंटेन करता है। ओवरऑल ये जस्टिस के साथ इंडिविजुअल लिबर्टी को बैलेंस करता है। आफ्टर दैट, सेक्शन 480, व्हेन बेल में बी टेकन इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। सेक्शन 480 बात करता है कि
कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस का एक्यूज्ड या सस्पेक्टेड पर्सन अरेस्ट या कोर्ट के सामने लाया गया है तो सर्टेन कंडीशन में उसे बेल मिल सकती है। अगर कोर्ट के पास रीजनेबल ग्राउंड्स हों कि एक्यूज्ड डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 7+ ईयर्स ऑफेंस में गिल्टी है तो बेल जनरली डिनाई की जा सकती है। लेकिन चाइल्ड, वुमेन, सिक एंड इन्फॉर्म पर्सन के लिए कोर्ट बेल ग्रांट कर सकती है। अगर एक्यूज्ड पहले सीरियस ऑफेंस में कन्विक्टेड है तो भी बेल डिनाई हो सकती है, लेकिन कोर्ट स्पेशल रीजंस के बेसिस पर डिस्क्रिशन यूज कर सकती है। बेल के साथ कंडीशंस इम्पोज कर सकती हैं, जैसे बॉन्ड फॉलो करना, सिमिलर ऑफेंस ना करना और एविडेंस या विटनेसेस को इन्फ्लुएंस ना करना। कोर्ट या ऑफिसर रीजंस इन राइटिंग रिकॉर्ड करेंगे और अगर जरूरत पर लगे तो एक्यूज्ड को दोबारा कस्टडी में ला सकते हैं। अगर ट्रायल 60 डेज में कंक्लूड नहीं होता या ट्रायल के बाद जजमेंट डिलीवर होने से पहले कोर्ट को लगे कि एक्यूज्ड नॉट गिल्टी है तो भी बेल हो सकती है। ये सेक्शन नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल के रूल्स, एलिजिबिलिटी और कंडीशंस को डिफाइन करता है और इंडिविजुअल लिबर्टी और पब्लिक सेफ्टी के बीच बैलेंस मेंटेन करता है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 480 व्हेन बेल मे बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। Subsection 1 when any person accused of or suspected of the commission of any non-bailable offence is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station or appears or is brought before a court other than High Court or Court of Session, he may be released on bail. But Section 480 Subsection 1 का बेसिक रूल बात करता है अगर कोई व्यक्ति नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट हुआ है, चाहे पुलिस ने बिना वारंट के अरेस्ट किया हो या वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो, तो कोर्ट उस व्यक्ति को बेल दे सकती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट, सच पर्सन शैल नॉट बी सो रिलीज्ड इफ देयर appear reasonable ground for believing that he has been guilty of an offense punishable with death or imprisonment for life. Second, such person shall not be so released if such offence is a cognizable offence and he had been previously convicted of an offence punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for 7 years or more, or he had previously convicted on 2 or more occasions of a cognizable offence punishable with imprisonment for 3 years or more but less than 7 years. अगर रीजनेबल ग्राउंड है ये मानने के लिए कि उस व्यक्ति ने ऐसा क्राइम किया है जिसमें डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, तो उसको बेल नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ मर्डर पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है तो बेल नॉर्मली नहीं दी जाती। आफ्टर दैट सेकेंड एक्सेप्शन, अगर वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है यानी जिसमें बिना वारंट अरेस्ट किया गया है और एक्यूज्ड पहले से कन्विक्टेड रहा है किसी ऐसे ऑफेंस में जिसमें डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है, या 2 या ज़्यादा बार कन्विक्टेड हुआ है किसी ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस में जिसमें 3 साल से ज़्यादा पर 7 साल से कम सज़ा हो सकती है, तो बेल नहीं दी जाएगी। आफ्टर दैट प्रोविजो, provided that the court may direct that person referred to in clause 1, clause 2 be released on bail if such person is a child or is a woman or is a sick or infirm. प्रोविजो 1 बात करता है अगर एक्यूज्ड चाइल्ड, माइनर है, वुमेन है या सिक है या इन्फॉर्म है तो कोर्ट चाहे तो उसको बेल दे सकता है, चाहे वो ऊपर वाले फर्स्ट या सेकंड कैटेगरी में आते हों। After that, Proviso 2 provided further that court may also direct that person referred to in clause 2 be released on bail if it satisfied that it is just and proper so to do for any other special reasons. Second proviso बात करता है कोर्ट अगर समझे कि कोई स्पेशल रीजन है जैसे ह्यूमैनिटेरियन या एक्सेप्शनल ग्राउंड्स, तो वो क्लोज 2 के केस में भी बेल दे सकता है। आफ्टर दैट प्रोविजो 3 provided also that the mere fact that an accused person may be required for being identified by witnesses during investigation
or for police custody beyond the first 15 days shall not be sufficient ground for refusing to grant bail if he otherwise entitled to be released on bail and gives an undertaking that he shall comply with such directions as may be given by the court. यहाँ पर प्रोविजो 3 बात करता है, अगर सिर्फ इतना रीजन है कि एक्यूज्ड को विटनेस के सामने आइडेंटिफाई करवाना है या 15 दिन से ज़्यादा पुलिस कस्टडी चाहिए, तो ये बेल डिनाई करने के लिए वैलिड रीजन नहीं होगा अगर एक्यूज्ड ने अंडरटेकिंग दी है कि वो कोर्ट के डायरेक्शंस फॉलो करेगा. After that, Proviso 4 provided also that no person shall, if the offence alleged to have been committed by him in punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for 7 years or more, be released on bail by the court under this subsection, without giving an opportunity of hearing to the public prosecutor. Proviso 4 बात करता है, अगर ऑफेंस ऐसा है जिसमें डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, तो कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद ही बेल दे सकती है. यानी प्रोसिक्यूशन साइड को अपना पॉइंट रखने का मौका मिलना चाहिए. इन शॉर्ट, नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल कोर्ट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है. अगर ऑफेंस बहुत सीरियस है, डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक पनिशेबल है, बेल नॉर्मली नहीं मिलती. लेकिन अगर एक्यूज्ड औरत, बच्चा, बीमार या कमज़ोर है तो कोर्ट बेल दे सकती है. कोर्ट को पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना भी जरूरी है सीरियस ऑफेंसेस में. आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, इफ इट अपीयर्स टू सच ऑफिसर और कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, एज द केस मे बी, that there are not reasonable grounds for believing that the accused has committed a non-bailable offence, but that there are sufficient ground for further inquiry into his guilt, the accused shall, subject to the provisions of section 492, and pending such inquiry, be released on bail, or at the discretion of such officer or court, on the execution by him of a bond for his appearance as hereinafter provided. सबसेक्शन 2 बात करता है, अगर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान कोर्ट को लगे कि नॉन बेलेबल ऑफेंस का रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, लेकिन फर्दर इंक्वायरी के लिए ग्राउंड हैं, तो एक्यूज्ड को बिल मिल सकती है या बॉन्ड साइन करके रिलीज किया जा सकता है. ये प्रोविजंस इंश्योर करते हैं कि एक्यूज्ड अननेसेसरीली कस्टडी में ना रहे जब गिल्ट क्लियर नहीं है और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो. After that, subsection 3, when a person accused or suspected of the commission of an offence punishable with imprisonment, which may extend to 7 years or more, or of an offence under Chapter 6, Chapter 7 or Chapter 8 of Bharatiya Nyaya Samhita 2023, or abatement of or conspiracy or attempt to commit any such offence, is released on bail under subsection 1, the court shall impose the conditions: A, that such person shall attend in accordance with the conditions of the bond executed under this chapter. B, that such person shall not commit an offence similar to the offence of which he is accused or suspected, of the commission of which he is suspected. And C, that such person shall not directly or indirectly make any inducement, threat, or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the court or to any police officer, or tamper with the evidence, and may also impose in the interest of justice such other conditions as it considers necessary. सबसेक्शन 3 बात करता है, अगर एक्यूज्ड इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर प्लस के ऑफेंस या चैप्टर 6, 7, 8 के ऑफेंस या अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट के केस में बेल पर रिलीज होता है तो कोर्ट सर्टेन कंडीशंस इम्पोज करेगी. पहला, बॉन्ड के टर्म्स फॉलो करने होंगे. दूसरा, सिमिलर ऑफेंस ना कमिट करना. विटनेसेस या एविडेंस को इन्फ्लुएंस या टेम्पर ना करना. चौथा, कोर्ट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए और कंडीशंस भी इम्पोज कर सकती है. आफ्टर दैट, सबसेक्शन 4, एन ऑफिसर और अ कोर्ट releasing any person on bail under subsection 1 or subsection 2 shall record in writing his or its reasons or special reasons for so doing. सबसेक्शन 4 बात करता है, कोर्ट या ऑफिसर जो एक्यूज्ड को बेल ग्रांट करे अपने रीजन्स इन राइटिंग रिकॉर्ड करेगा ताकि डिसीजन ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हो. आफ्टर दैट, सबसेक्शन 5,
Any court which has released a person on bail under subsection 1 or subsection 2 may, if it considers it necessary so to do, direct that such person be arrested and commit him to custody. सबसेक्शन 5 बात करता है कोर्ट को डिस्क्रिशन है कि अगर जोरी लगे तो बेल कैंसिल करके एक्यूज्ड को दोबारा कस्टडी में ला सकते हैं। ये सेफगार्ड इंश्योर करता है कि एक्यूज्ड बेल मिसयूज ना करे। आफ्टर दैट सबसेक्शन 6, इफ इन any case triable by a magistrate, the trial of a person accused of any non-bailable offence is not concluded within a period of 60 days from the first date fixed for taking evidence in the case. Such person shall, if he is in custody during the whole of the said period, be released on bail to the satisfaction of the magistrate, unless for reasons to be recorded in writing the magistrate otherwise directs. सबसेक्शन 6 बात करता है अगर मजिस्ट्रेट ट्रायल के दौरान 60 डेज में कंक्लूड नहीं होता और एक्यूज्ड पूरा पीरियड कस्टडी में है तो मजिस्ट्रेट उसे बेल दे सकता है अनलेस रिटन रीजंस में अदरवाइज डिसीजन हो। ये प्रोविजन टाइमली ट्रायल और अंडर ट्रायल डिटेंशन कंट्रोल करता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 7, if at any time after the conclusion of the trial of a person accused of a non-bailable offence and before judgment is delivered, the court is of opinion that there are reasonable grounds for believing that the accused is not guilty of any such offence, it shall release the accused if he is in custody on the execution by him of a bond for the appearance to hear judgment delivered. Section 480 सबसेक्शन 7 बात करता है अगर ट्रायल कंप्लीट हो गया हो लेकिन जजमेंट डिलीवर नहीं हुआ और कोर्ट को लगे कि एक्यूज्ड के अगेंस्ट रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं हैं तो एक्यूज्ड को बॉन्ड साइन करके बेल मिल सकती है ताकि वो जजमेंट के लिए प्रेजेंट रहे। इन शॉर्ट सेक्शन 480 इंश्योर करता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल के लिए क्लियर रूल्स और कंडीशंस डिफाइन हो। ये सेक्शन सीरियस ऑफेंसेस और रिपीट ऑफेंडर्स के लिए स्ट्रिक्टनेस रखता है लेकिन चाइल्ड, वुमेन, सिक, इन्फॉर्म पर्सन या फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए लीनियंसी प्रोवाइड करता है। कोर्ट को डिस्क्रिशन है कि बेल के साथ कंडीशंस लगाए, रीजंस रिकॉर्ड करे और जरूरत पड़ने पर बेल कैंसिल भी कर दे। ये सेक्शन इंडिविजुअल लिबर्टी और पब्लिक सेफ्टी के बीच बैलेंस मेंटेन करता है और इंश्योर करता है कि एक्यूज्ड अननेसेसरीली कस्टडी में ना रहे जब गिल्ट क्लियर ना हो। After that, section 481, bail to require accused to appear before next appellate court. सेक्शन 481 बात करता है जब ट्रायल खत्म होने वाला होता है या अपील डिसाइड होने से पहले कोर्ट एक्यूज्ड से एक बॉन्ड या बेल बॉन्ड साइन करवाती है। इस बॉन्ड का पर्पस ये होता है कि अगर उस केस के खिलाफ कोई अपील या पेटिशन हाई कोर्ट में फाइल होती है और वो कोर्ट एक्यूज्ड को नोटिस भेजती है तो एक्यूज्ड उसके सामने हाजिर होगा। ये बॉन्ड 6 मंथ्स तक वैलिड रहता है। अगर एक्यूज्ड नोटिस मिलने के बाद भी कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं होता तो उसका बॉन्ड फॉरफिट हो जाता है और सेक्शन 491 के अंडर एक्शन लिया जाता है। सिंपल शब्दों में ये सेक्शन इंश्योर करता है कि ट्रायल के बाद भी एक्यूज्ड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए और हायर कोर्ट के सामने जब बुलाया जाए तब वो हाजिर हो जाए। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 481, bail to require accused to appear before next appellate court. Subsection 1, before conclusion of the trial and before disposal of the appeal, the court trying the offence or the appellate court, as the case may be, shall require the accused to execute a bond or bail bond to appear before the High Court, as and when such court issues notice in respect of an appeal or petition filed against the judgment of the respective court. And such bond shall be in force of 6 months. सेक्शन 481 सबसेक्शन 1 बात करता है जब ट्रायल खत्म होने वाला हो या अपील डिस्पोज होने से पहले कोर्ट एक्यूज से एक बॉन्ड या बेल बॉन्ड साइन करवाती है। इसका पर्पस ये होता है कि अगर उस केस में कोई अपील या पेटिशन फाइल होती है और हायर कोर्ट, एपीलेट कोर्ट उस एक्यूज्ड को नोटिस भेजती है तो वो कोर्ट के सामने अपीयर होगा, यानी कोर्ट इंश्योर करती है कि एक्यूज्ड जिम्मेदारी से भागे नहीं और अगर ऊपर वाली कोर्ट उसको बुलाए तो वो तुरंत हाजिर हो। ये बॉन्ड 6 महीने तक वैलिड रहता है, मतलब 6 महीने तक अगर नोटिस आता है तो एक्यूज्ड को अपीयर होना पड़ता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, if such accused fails to appear, the bond stand forfeited and the procedure under section 491 shall apply.
सबसेक्शन 2 बात करता है अगर एक्यूज्ड नोटिस मिलने के बाद भी कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं होता तो उसका बॉन्ड फॉरफिट हो जाता है, मतलब रद्द हो जाता है। उस बॉन्ड की वैलिडिटी खत्म हो जाती है और उस पर लीगल एक्शन लिया जाता है। इसके बाद सेक्शन 491 के प्रोसीजर अप्लाई होते हैं, जिसमें बॉन्ड के टूटने पर फाइन या पेनल्टी लग सकती है या कोर्ट और फर्दर स्टेप्स ले सकती है। सिंपल शब्दों में सेक्शन 481 का मेन मकसद ये है कि ट्रायल के बाद भी एक्यूज्ड अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। कोर्ट पहले से ही एक बॉन्ड लेकर ये इंश्योर करती है कि अगर फ्यूचर में अपील फाइल हो जाए तो एक्यूज्ड अपीलेट कोर्ट के सामने जरूर अपीयर हो। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ एक्शन होता है। आफ्टर दैट सेक्शन 482 डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। सेक्शन 482 बात करता है कि अगर कोई पर्सन सोचता है कि उसे नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जा सकता है तो वो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में एप्लीकेशन दे सकता है और कोर्ट एडवांस डायरेक्शन दे सकती है कि अगर वो अरेस्ट होता है तो उसे बेल मिले। कोर्ट बेल के साथ कंडीशन इम्पोज कर सकती है, जैसे कि पुलिस इंटरोगेशन में अवेलेबल रहना, विटनेस या एविडेंस को इन्फ्लुएंस ना करना, इंडिया से बिना कोर्ट की परमिशन के लीव ना करना। सेक्शन 480 के कंडीशंस जैसे और कंडीशंस भी अप्लाई हो सकते हैं। अगर पर्सन अरेस्ट हो जाता है तो अरेस्टी बेल पे रिलीज हो जाएगा और मजिस्ट्रेट को बेलेबल वारंट इशू करना होगा जो कोर्ट के डायरेक्शंस के साथ कन्फर्म करे। ये सेक्शन स्पेसिफिक ऑफेंस जैसे कि सेक्शन 65 एंड सेक्शन 70 क्लोज 2 में अप्लाई नहीं होता। सिंपल शब्दों में सेक्शन 482 प्रोवाइड करता है प्री अरेस्ट बेल के मैकेनिज्म, जिसमें एक्यूज्ड पहले से कोर्ट से बेल के डायरेक्शन ले सकता है और कोर्ट कंडीशंस लगाकर पब्लिक सेफ्टी और इन्वेस्टिगेशन बैलेंस मेंटेन कर सकती है। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 482 डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। Subsection 1. When any person has reason to believe that he may be arrested on an accusation of having committed a non-bailable offence, he may apply to the High Court or the Court of Session for a direction under this section, and that court may, if it thinks fit, direct that in the event of such arrest he shall be released on bail. Section 482 सबसेक्शन 1 बात करता है कि अगर कोई पर्सन सोचता है कि उसे नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जा सकता है तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में एप्लीकेशन दे सकता है। कोर्ट डिस्क्रिशन के साथ डिसाइड करेगी कि एक्यूज्ड को प्री अरेस्ट बेल मिलना चाहिए या नहीं। ये प्रोविजन एक्यूज्ड को अननेसेसरी अरेस्ट और कस्टडी से बचाता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, व्हेन द हाई कोर्ट or the court of session makes a direction under subsection 1, it may include such conditions in such directions in the light of the facts of the particular case as it may think fit, including first, a condition that the person shall make himself available for interrogation by a police officer as and when required. Second, a condition that the person shall not directly or indirectly make any inducement, threat, or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the court or to any police officer. Third, a condition that the person shall not leave India without the previous permission of the court. Fourth, such other condition as may be imposed under subsection 3 of section 480 as if the bail were granted under that section. सेक्शन 482 सबसेक्शन 2 बात करता है कोर्ट जो डायरेक्शन देती है वो केस के फैक्ट्स के बेसिस पर कंडीशन लगाने के अधिकार रखती है। कंडीशंस में शामिल हो सकते हैं जैसे कि नंबर 1, पुलिस इंटरोगेशन में अवेलेबल रहना, विटनेसेस या एविडेंस को इन्फ्लुएंस ना करना, तीसरा, इंडिया से बिना कोर्ट की परमिशन के लीव ना करना, चौथा, सेक्शन 480 के अंडर बेल कंडीशन जैसे कंडीशन भी अप्लाई हो सकते हैं। ये इंश्योर करता है कि प्री अरेस्ट बेल मिसयूज ना हो और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर रहे। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3, इफ सच पर्सन इज देयर आफ्टर अरेस्टेड विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन ऑन सच एक्विजिशन and is prepared either at the time of arrest or at any time while in the custody of such officer to give bail, he shall be released on bail, and if a magistrate taking cognizance of such offence decide that a warrant should be issued in the first instance against the person, he shall issue a bailable warrant in conformity with the direction of the court under subsection 1. Subsection 3 कहता है कि अगर पर्सन अरेस्ट हो जाता है तो वो डायरेक्शन के बेसिस पर बेल पे रिलीज हो जाएगा
अगर मजिस्ट्रेट फर्स्ट इंस्टेंस में वारंट इशू करने का डिसाइड करता है तो बेलेबल वारंट इशू होगा जो कोर्ट के डायरेक्शन के साथ कंफर्म करे। इसे प्री अरेस्ट बेल प्रैक्टिकली एनफोर्सेबल होता है। After that, subsection 4. Nothing in this section shall apply to any case involving the arrest of any person on accusation of having committed an offence under section 65 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 70 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। सबसेक्शन 4 स्पेसिफाई करता है कि ये प्रोविजन सर्टेन ऑफेंसेस सेक्शन 65 और सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 पर अप्लाई नहीं होते। ये इंश्योर करता है कि सीरियस या सेंसिटिव ऑफेंसेस में प्री अरेस्ट बेल का मिसयूज ना हो। इन शॉर्ट सेक्शन 482 का मेन पर्पस है कि एक्यूज्ड को अननेसेसरीली अरेस्ट और कस्टडी से बचाया जा सके और जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए एप्रीहेंडेड हो रहे हों। ये सेक्शन हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन को डिस्क्रिशन देता है कि वो प्री अरेस्ट बेल के डायरेक्शंस दे और कंडीशंस लगाकर इन्वेस्टिगेशन और पब्लिक सेफ्टी बैलेंस मेंटेन करे। इससे एक्यूज्ड की पर्सनल लिबर्टी प्रोटेक्ट होती है, साथ ही मिसयूज ऑफ बेल प्रिवेंट होते हैं और लॉ एनफोर्समेंट के लिए क्लियर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। आफ्टर दैट सेक्शन 483 स्पेशल पावर्स ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल। सेक्शन 483 बात करता है कि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास स्पेशल पावर्स हैं बेल देने के लिए। ये पावर्स इंक्लूड करते हैं कोर्ट एक्यूज्ड जो कस्टडी में है उसे बेल ग्रांट कर सकती है और अगर ऑफेंस सेक्शन 480 सबसेक्शन 3 के अंडर सीरियस है तो नेसेसरी कंडीशंस इम्पोज कर सकती है। इसके अलावा कोर्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा लगाए गए बेल कंडीशंस को मॉडिफाई या सेट असाइड कर सकती है। अगर एक्यूज का ऑफेंस कोर्ट ऑफ सेशन में ही ट्राई होने वाला है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हो तो कोर्ट को पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस देना जरूरी है अनलेस रीजंस लिखित में दिए गए हों। सीरियस ऑफेंसेस जैसे 65 या सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 के ऑफेंसेस में कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को 15 दिन का नोटिस देगी और इन्फॉर्मेंट और ऑथोराइज्ड पर्सन की प्रेजेंस हियरिंग में ऑब्लिगेटरी होगी। इसके अलावा कोर्ट के पास बेल कैंसिल करके एक्यूज्ड को दोबारा कस्टडी में लेने के भी पावर्स हैं। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 483 स्पेशल पावर्स ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल। Subsection 1. A high court or court of session may direct A. that any person accused of an offence and in custody be released on bail, and if the offence is of the nature specified in subsection 3 of section 480 may impose any condition which it considers necessary for the purpose of mentioned in that subsection. B. that any condition imposed by a magistrate when releasing any person on bail be set aside or modified, provided that the High Court or the Court of Session shall, before granting bail to a person who is accused of an offence which is triable exclusive by the Court of Session or which, though not so triable, is punishable with imprisonment for life, give notice of the application for bail to the public prosecutor unless it is for reasons to be recorded in writing, of opinion that it is not practicable to give such notice. Provided further that the High Court or the Court of Session shall, before granting bail to a person who is accused of an offence triable under section 65 or subsection 2 of section 70 of Bharatiya Nyaya Samhita 2023, give notice of the application for bail to the public prosecutor within a period of 15 days from the date of receipt of the notice of such application. Section 483 subsection 1 बात करता है हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन एक्यूज्ड को बेल ग्रांट कर सकती है चाहे वो ऑलरेडी कस्टडी में हो अगर ऑफेंस सेक्शन 480 सबसेक्शन 3 के अंडर सीरियस है जैसे 7+ इम्प्रिजनमेंट, चैप्टर 6, 7 या 8 के ऑफेंसेस या अबेटमेंट या कॉन्स्पिरेसी तो कोर्ट कंडीशंस इम्पोज कर सकती है जैसे बॉन्ड फॉलो करना, सिमिलर ऑफेंस ना करना, एविडेंस या विटनेस को इन्फ्लुएंस ना करना। साथ ही कोर्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा लगाए गए बेल कंडीशंस को मॉडिफाई या सेट असाइड भी कर सकती है अगर कोर्ट को लगे कि वो अनजस्ट या इनअप्रोप्रिएट है। इसके अलावा अगर एक्यूज्ड को ऑफेंस कोर्ट ऑफ सेशन में ही ट्राइबल है या किसी इम्प्रिजनमेंट के लिए पनिशेबल है तो कोर्ट को पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस देना जरूरी है ताकि प्रोसिक्यूशन को अपनी तरफ से ओपिनियन देने का मौका मिले। अगर रीजंस लिखित में दिए गए हैं और नोटिस
इम्प्रैक्टिकल हो तो कोर्ट इसे एग्जेम्प्ट कर सकती हैं। After that, subsection 2, the presence of the informant or any person authorized by him shall be obligatory at the time of hearing of the application for bail to the person under section 65 or subsection 2 of section 70 of भारतीय न्याय संहिता 2023। सेक्शन 483 सबसेक्शन 2 बात करता है अगर एक्यूज्ड का ऑफेंस सेक्शन 65 या सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 के अंडर है तो इन्फॉर्मेंट या ऑथोराइज्ड पर्सन की प्रेजेंस हियरिंग में मैंडेटरी है। ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि सीरियस ऑफेंसेस में विक्टिम और प्रोसिक्यूशन का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो और बेल डिसीजन बैलेंस्ड हो। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3, a high court or court of session may direct that any person who has been released on bail under this chapter be arrested and commit him to custody। सेक्शन 483 सबसेक्शन 3 बात करता है हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है कि वो ऑलरेडी ग्रांटेड बेल कैंसिल कर दे और एक्यूज्ड को दोबारा कस्टडी में ले आए अगर जरूरत पड़े तो। ये प्रोविजन इंश्योर करते हैं कि बेल का मिसयूज ना हो और इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन प्रॉपरली कंटिन्यू हो। इन शॉर्ट सेक्शन 483 हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल पावर्स देता है कि बेल जिसमें वो एक्यूज्ड को बेल ग्रांट मॉडिफाई या कैंसिल कर सकते हैं या नेसेसरी कंडीशंस इम्पोज कर सकते हैं। ये सेक्शन इंश्योर करता है कि सीरियस ऑफेंसेस और पब्लिक सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। साथ ही मजिस्ट्रेट के डिसीजन को रिव्यू करने का मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है। इससे जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी और इंडिविजुअल लिबर्टी के बीच बैलेंस मेंटेन होता है और लॉ एनफोर्समेंट और जुडिशरी के लिए क्लियर प्रोसीजरल फ्रेमवर्क बन जाता है। आफ्टर दैट सेक्शन 484 अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड रिडक्शन देयरऑफ। सेक्शन 484 बात करता है कि बेल बॉन्ड का अमाउंट हर केस के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से फिक्स किया जाएगा और वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। अगर किसी एक्यूज्ड के लिए पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट ने जो बेल अमाउंट फिक्स किया है वो ज़्यादा लगता है तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन उस अमाउंट को रिड्यूस कर सकती है। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 484 अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड रिडक्शन देयरऑफ। Subsection 1, the amount of every bond executed under this chapter shall be fixed with due regard to the circumstances of the case and shall not be excessive। सेक्शन 484 सबसेक्शन 1 बात करता है बॉन्ड का अमाउंट केस की सीरियसनेस, एक्यूज्ड की फाइनेंशियल कैपेसिटी और सर्कमस्टांसेस को देखकर ही सेट किया जाएगा। यह इंश्योर करता है कि बेल का पर्पस पूरा हो लेकिन एक्यूज्ड पे अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन ना हो। After that, subsection 2, the High Court or the Court of Session may direct that the bail required by a police officer or magistrate be reduced। सेक्शन 484 सबसेक्शन 2 बात करता है अगर एक्यूज्ड या उसके लॉयर को लगे कि मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर ने जो बॉन्ड अमाउंट फिक्स किया है वो एक्सेसिव है तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन इंटरवीन करके उस अमाउंट को कम कर सकती है। इससे फेयरनेस और जस्टिस इंश्योर होता है। इन शॉर्ट सेक्शन 484 इंश्योर करता है कि बेल बॉन्ड रीजनेबल और फेयर हो और अगर कोई एक्सेसिव बॉन्ड सेट किया गया है तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन उसे रिड्यूस कर सके। इससे एक्यूज्ड के फाइनेंशियल राइट्स इंश्योर होते हैं और बेल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव बैलेंस और जस्टिस मेंटेन होता है। आफ्टर दैट सेक्शन 485 बॉन्ड ऑफ एक्यूज्ड एंड श्योरिटीज। सेक्शन 485 बात करता है कि किसी भी पर्सन को बेल या बॉन्ड पर रिलीज करने से पहले उसे और उसके श्योरिटीज़ से बॉन्ड एग्जीक्यूट कराना जरूरी है। ये बॉन्ड इस बात की कंडीशन रखता है कि एक्यूज्ड कोर्ट या पुलिस के सामने टाइम पर प्रेजेंट हो और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे। अगर बेल के साथ कोई स्पेशल कंडीशंस लगाई गई हैं तो वो बॉन्ड में इंक्लूड करना जरूरी है। बॉन्ड एक्यूज्ड को हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन या किसी और कोर्ट में अपीयर होने के लिए भी बाइंड कर सकता है अगर जरूरत हो तो। कोर्ट को श्योरिटीज़ की फिटनेस और सफिशिएंसी चेक करने का अधिकार है। इसके लिए कोर्ट एफिडेविट एक्सेप्ट कर सकती है या इंक्वायरी करवा सकती है या मजिस्ट्रेट के थ्रू इंक्वायरी करवा सकती है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 485 बॉन्ड ऑफ एक्यूज्ड एंड श्योरिटीज। सबसेक्शन 1, बिफोर एनी पर्सन इज रिलीज्ड ऑन बॉन्ड और बेल बॉन्ड a bond for such sum of money as the police officer or court as the case may be thinks sufficient shall be executed by such person, and when he is released on bond or bail bond by one or more sufficient sureties, conditioned that such person shall attend at the time and place mentioned in the bond and shall continue so to attend until otherwise directed
by the police officer or court as the case may be. सेक्शन 485 सब सेक्शन 1 बात करता है कि किसी भी एक्यूज्ड को बेल या बॉन्ड पर रिलीज करने से पहले एक्यूज्ड को और उसके श्योरिटीज को बॉन्ड एग्जीक्यूट करना जरूरी है। बॉन्ड का अमाउंट पुलिस ऑफिसर या कोर्ट के डिस्क्रिशन से फिक्स होता है। बॉन्ड की मेन कंडीशन ये होती है कि एक्यूज्ड कोर्ट या पुलिस के सामने टाइम पर प्रेजेंट रहे और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे जब तक कोर्ट या ऑफिसर ने उस और डायरेक्शन ना दी हों। After that, subsection 2, where any condition is imposed for the release of any person on bail, the bond or bail bond shall also contain that condition. Subsection 2 बात करता है अगर बेल के साथ कोई स्पेशल कंडीशन लगाई गई हैं, जैसे सेक्शन 480 सबसेक्शन 3 के अंडर कंडीशंस सिमिलर ऑफेंस ना करना, विटनेसेस या एविडेंस को इन्फ्लुएंस ना करना, तो ये कंडीशन भी बॉन्ड या बेल बॉन्ड में इंक्लूड करना जरूरी है। इससे इंश्योर होता है कि एक्यूज्ड लीगली बाउंड हो कि वो कंडीशंस फॉलो करे। After that, subsection 3, if the case so requires, the bond or bail bond shall also bind the person released on bail to appear when called upon the High Court, Court of Session or other court to answer the charge. Subsection 3 कहता है कि अगर केस हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन या किसी और कोर्ट में भी ट्राई हो रहा है और कोर्ट को लगे कि एक्यूज्ड की प्रेजेंस वहाँ भी रिक्वायर्ड है, तो बॉन्ड में ये कंडीशन भी इंक्लूड की जा सकती है। इससे कोर्ट को एक्यूज्ड की प्रेजेंस का लीगल एश्योरेंस मिलता है और ट्रायल स्मूथली प्रोसीड होता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 4, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द श्योरिटी आर फिट और सफिशिएंट, द कोर्ट में एक्सेप्ट एफिडेविट्स इन प्रूफ ऑफ द फैक्ट्स कंटेन्ड देयरइन रिलेटिंग टू द सफिशिएंसी और फिटनेस ऑफ द श्योरिटीज, और if it considers necessary may either hold an inquiry itself or cause an inquiry to be made by a magistrate subordinate to the court as to such sufficiency or fitness. सेक्शन 485 सबसेक्शन 4 बात करता है फिटनेस और सफिशिएंसी ऑफ श्योरिटीज। कोर्ट को श्योरिटी की फिटनेस और सफिशिएंसी चेक करने का पावर है। इसके लिए कोर्ट एफिडेविट एक्सेप्ट कर सकती है या अपनी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है या मजिस्ट्रेट के थ्रू इंक्वायरी करवा सकती है। ये इंश्योर करता है कि श्योरिटीज रिस्पॉन्सिबल हों और एक्यूज्ड को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करा सके। इन शॉर्ट, सेक्शन 485 इंश्योर करता है कि बेल सिस्टम में एक्यूज्ड और श्योरिटीज अकाउंटेबल रहें। बॉन्ड के थ्रू एक्यूज्ड की टाइमली प्रेजेंस, कंडीशंस का फॉलो करना और कोर्ट के सामने अपीयर होना लीगल एश्योरेंस मिलता है। कोर्ट के पास श्योरिटीज की फिटनेस चेक करने की पावर्स भी हैं, जिससे बेल का पर्पस प्रॉपरली अचीव हो और ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन स्मूथली और फेयरली प्रोसीड करें। इससे जस्टिस और इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी का बैलेंस मेंटेन होता है। आफ्टर दैट, सेक्शन 486 डिक्लेरेशन बाय श्योरिटीज। सेक्शन 486 बात करता है कि जो भी पर्सन एक्यूज्ड के लिए श्योरिटी बन रहा है उसे कोर्ट के सामने डिक्लेरेशन देना जरूरी है। इस डिक्लेरेशन में वो बताएगा कि कितने लोगों के लिए उसने श्योरिटी दी है, इंक्लूडिंग करंट एक्यूज्ड, और सारे रेलेवेंट पर्टिकुलर्स भी प्रोवाइड करेगा। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 486 Declaration by Sureties. Every person standing surety to an accused person for his release on bail shall make a declaration before the court as to the number of persons to whom he has stood surety, including the accused, giving therein all the relevant particulars. Section 486 इंश्योर करता है कि कोर्ट को श्योरिटी की फाइनेंशियल और लीगल कैपेसिटी का प्रॉपर रिकॉर्ड मिले। अगर एक श्योरिटी मल्टीपल एक्यूज्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो कोर्ट उसकी रिलायबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी एसेस कर सके। डिक्लेरेशन में इंक्लूड की गई डिटेल्स कोर्ट को हेल्प करती हैं, श्योरिटी के रिस्क और सफिशिएंसी अवेलेबल करती हैं और इंश्योर करती है कि श्योरिटी ओवरबर्डन्ड या अनफिट ना हो। इन शॉर्ट, सेक्शन 486 इंश्योर करता है कि बेल के लिए रिस्पॉन्सिबल श्योरिटी प्रॉपरली अकाउंटेबल हो और कोर्ट के पास श्योरिटी के ऑब्लिगेशन और कैपेसिटी का क्लियर रिकॉर्ड हो। इससे बेल ट्रांसपेरेंट और रिलायबल बनता है और एक्यूज्ड की प्रेजेंस और ट्रायल की इंटीग्रिटी इंश्योर होती है। आफ्टर दैट, सेक्शन 487 डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी। सेक्शन 487 बात करता है कि जैसे ही बेल बॉन्ड या बॉन्ड एग्जीक्यूट हो जाए, एक्यूज्ड को इमीडिएटली रिलीज करना चाहिए। अगर वो जेल में है तो कोर्ट रिलीज ऑर्डर जेल ऑफिसर को इशू करेगी और जेल ऑफिसर उस ऑर्डर के बेसिस पर एक्यूज्ड को रिलीज कर देगा। लेकिन ये सेक्शन सिर्फ उस ऑफेंस या मैटर के लिए अप्लाई होता है जिसके लिए बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट हुआ है। अगर एक्यूज्ड
किसी और मैटर या ऑफेंस के लिए डिटेंशन में है तो वो उस डिटेंशन के लिए रिलीज नहीं होगा। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 487 डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी। Subsection 1. As soon as the bond or bail bond has been executed, the person for whose appearance it has been made executed shall be released, and when he is in jail, the court admitting him to bail shall issue an order of release to the officer in charge of the jail, and such officer, on receipt of the offender, shall release him. सेक्शन 487 सबसेक्शन 1 बात करता है बॉन्ड एग्जीक्यूट होने के बाद एक्यूज्ड की रिलीज इमीडिएट होनी चाहिए। अगर एक्यूज्ड जेल में है तो कोर्ट ऑफिशियल रिलीज ऑर्डर इशू करते हैं और जेल ऑफिसर ऑर्डर रिसीव करते हैं, रिलीज प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ये इंश्योर करता है कि बेल का पर्पस डिले ना हो और एक्यूज्ड अननेसेसरी कस्टडी में ना रहे। After that, subsection 2, nothing in this section, section 478 or section 480 shall be deemed to require the release of any person liable to be detained for some matter other than that in respect of which the bond or bail bond was executed. Section 487 subsection 2 बात करता है कि बेल सिर्फ उस स्पेसिफिक ऑफेंस के लिए वैलिड है जिसके लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट हुआ है। अगर एक्यूज्ड किसी और केस में भी डिटेन्ड है तो उस केस के लिए अलग प्रोसेस फॉलो होगा और वो ऑटोमेटिकली रिलीज नहीं होगा। इन शॉर्ट सेक्शन 487 इंश्योर करता है कि बेल एग्जीक्यूट होने के बाद एक्यूज्ड टाइमली और प्रॉपर रिलीज हो, लेकिन सिर्फ रेलेवेंट ऑफेंसेस के लिए। इससे बेल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है, एक्यूज्ड की पर्सनल लिबर्टी प्रोटेक्ट होती है और अननेसेसरी डिले और कंडीशंस अवॉइड होते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 488 की। पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल व्हेन दैट फर्स्ट टेकन इज इनसफिशिएंट। सेक्शन 488 बात करता है अगर इनिशियली जो श्योरिटीज़ एक्सेप्ट किए गए थे वो सफिशिएंट नहीं थे या बाद में वो इनसफिशिएंट हो गए तो कोर्ट एक्यूज्ड को दोबारा सम्मन कर सकती है और सफिशिएंट श्योरिटीज़ प्रोवाइड करने का ऑर्डर दे सकती है। अगर एक्यूज्ड सफिशिएंट श्योरिटी अरेंज नहीं करता तो कोर्ट उसे जेल में कमिट भी कर सकती है। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 488 पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल व्हेन दैट फर्स्ट टेकन इज इनसफिशिएंट इफ थ्रू मिस्टेक, फ्रॉड और अदरवाइज insufficient sureties have been accepted or if they afterwards become insufficient, the court may issue a warrant of arrest directing that the person released on bail be brought before it and may order him to find sufficient sureties and on his failing so to do may commit him to jail. Power to order sufficient bail when that first taken is insufficient का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को बेल पर छोड़ा गया हो लेकिन बाद में पता चले कि उसके श्योरिटीज़ जो उसकी गारंटी लेते हैं गलती, धोखा या किसी और वजह से ठीक नहीं हैं या बाद में कमज़ोर, इनसफिशिएंट हो गए हैं तो कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि कोर्ट एक अरेस्ट वारंट जारी कर सकती है उस व्यक्ति के लिए जो बेल पर है ताकि उसे कोर्ट के सामने लाया जा सके। उसके बाद कोर्ट उसे कहेगी कि नए और सफिशिएंट श्योरिटीज़ अच्छी गारंटी वाले लोग लेकर आए। अगर वो व्यक्ति ऐसे श्योरिटीज़ नहीं ला पाता तो कोर्ट उसे जेल भेज सकती है, कस्टडी में ले सकती है। सिंपल शब्दों में अगर किसी को बेल मिल गई हो और उसकी गारंटी देने वाले लोग श्योरिटीज़ ठीक ना निकलें या बाद में उनकी कैपेसिटी या क्रेडिबिलिटी कम हो जाए तो कोर्ट बेल कैंसिल करके उस व्यक्ति को दोबारा पकड़ सकती है और तब तक जेल भेज सकती है जब तक वो नए रिलायबल श्योरिटीज़ नहीं लाता। आफ्टर दैट सेक्शन 489 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज़। सेक्शन 489 बात करता है कि जो भी पर्सन श्योरिटी बना है वो मजिस्ट्रेट से अपनी बॉन्ड से डिस्चार्ज होने के लिए अप्लाई कर सकता है, या तो पूरे बॉन्ड से या सिर्फ अपने पार्ट के लिए। मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को दोबारा सम्मन करेंगे और एक्यूज्ड को अपीयरेंस या वॉलंटरी सरेंडर के बाद
श्योरिटी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अगर एक्यूज्ड नए सफिशिएंट श्योरिटीज प्रोवाइड नहीं करता तो कोर्ट उसे जेल में कमिट कर सकती है। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 489 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज। Subsection 1. All or any sureties for the attendance and appearance of a person released on bail may at any time apply to a magistrate to discharge the bond, either wholly or so far as relates to the applicants. सेक्शन 489 सबसेक्शन 1 बात करता है श्योरिटी के पास अपनी बॉन्ड से रिलीज होने का राइट है, चाहे वो पूरा बॉन्ड हो या सिर्फ अपना पार्ट। After that, subsection 2. On such application being made, the magistrate shall issue his warrant of arrest directing that the person so released be brought before him. Subsection 2 बात करता है श्योरिटी की एप्लीकेशन पर मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को वारंट के थ्रू कोर्ट में बुलाएगा ताकि एक्यूज्ड का प्रेजेंस एंश्योर हो और बॉन्ड डिस्चार्ज प्रॉपरली हो। After that, subsection 3. On the appearance of such person pursuant to the warrant or on his voluntary surrender, the magistrate shall direct the bond to be discharged, either wholly or so far as relates to the applicants, and shall call upon such person to find other sufficient sureties, and if he fails so to do, may commit him to jail. सेक्शन 489 सबसेक्शन 3 बात करता है एक्यूज्ड के कोर्ट में अपीयर होने या वॉलंटरी सरेंडर करने पर मजिस्ट्रेट श्योरिटी को बॉन्ड से डिस्चार्ज कर देता है और एक्यूज्ड को नए सफिशिएंट श्योरिटीज अरेंज करने का ऑर्डर देता है। अगर एक्यूज्ड फेल हो जाता है तो कोर्ट उसे जेल में कमिट कर सकती है। इन शॉर्ट, सेक्शन 489 इंश्योर करता है कि श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से रिलीज हो सके, लेकिन साथ ही एक्यूज्ड की अटेंडेंस और कंप्लायंस के लिए सेफगार्ड्स मेंटेन हो। ये बेल सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का बैलेंस प्रोवाइड करता है। आफ्टर दैट, सेक्शन 490 डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ रिकॉग्निजेंस। सेक्शन 490 बात करता है कि अगर कोर्ट या ऑफिसर किसी पर्सन से बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने को कहते हैं तो वो पर्सन डायरेक्टली मनी या गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स डिपॉजिट करके बॉन्ड की जगह कंप्लाई कर सकता है, एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर। Let's read the section for better understanding. Section 490. Deposit instead of recognizance. When any person is required by any court or officer to execute a bond or bail bond, such court or officer may, except in the case of a bond for good behavior, permit him to deposit a sum of money or government promissory notes to such amount as the court or officer may fix in lieu of executing such bond. ये सेक्शन बेल प्रोसेस में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। नॉर्मली एक्यूज्ड को श्योरिटी के साथ बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ता है, लेकिन कोर्ट या ऑफिसर अलो कर सकते हैं कि एक्यूज्ड फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करे जो बॉन्ड के इक्विवेलेंट हो। ये फाइनेंशियल कंप्लायंस का ऑल्टरनेट मेथड है और एक्यूज्ड के लिए बेल ऑब्टेन करना ईजी बनाता है। परंतु इसका एक एक्सेप्शन भी है। अगर बॉन्ड गुड बिहेवियर के लिए है तो ये डिपॉजिट ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि गुड बिहेवियर बॉन्ड में पर्सनल गारंटी और कंडक्ट का रोल होता है जो मनी से रिप्लेस नहीं हो सकता। सिंपल शब्दों में सेक्शन 490 इंश्योर करता है कि एक्यूज्ड के लिए बॉन्ड का फाइनेंशियल ऑप्शन फ्लेक्सिबल हो ताकि बेल इजीली ऑब्टेन हो, लेकिन पर्सनल कंडक्ट बॉन्ड्स में ये ऑप्शन नहीं है। आफ्टर दैट, सेक्शन 491 प्रोसीजर व्हेन बॉन्ड हैज़ बीन फॉरफिटेड। सेक्शन 491 बात करता है कि अगर किसी बॉन्ड अपीयरेंस या प्रॉपर्टी प्रोडक्शन के लिए या किसी और बॉन्ड का फॉरफीचर प्रूव हो जाए तो कोर्ट श्योरिटी या बाउंड पर्सन से पेनल्टी रिकवर करने के लिए एक्शन ले सकता है। अगर पेनल्टी पे नहीं होती और सफिशिएंट कॉज नहीं दिया जाता तो कोर्ट फाइन जैसे रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट कर सकती है और जरूरत पड़ने पर सिविल जेल में इम्प्रिजनमेंट तक का ऑर्डर दे सकती है। कुछ केसेस में पोर्शन ऑफ पेनल्टी रेमिट भी किया जा सकता है और श्योरिटी की डेथ पर उसकी एस्टेट बॉन्ड से डिस्चार्ज हो जाती है। लेट्स रीड दी सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 491 प्रोसीजर व्हेन बॉन्ड हैज़ बीन फॉरफिटेड। सबसेक्शन 1 वेयर ए बॉन्ड अंडर दिस संहिता इज फॉर अपीयरेंस और फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी before a court and it is proved to the satisfaction of the court or of any court of which the case has subsequently been transferred that the bond has been forfeited, or b in respect of any other bond under this sanhita it is proved to the satisfaction of the court by which the bond was taken or of any court to which the case has subsequently been transferred or of the court of any magistrate of the first class that the bond has been forfeited,
the court shall record the grounds of such proof and may call upon any person bound by such bond to pay the penalty thereof or to show cause why it should not be paid. Explanation: a condition in a bond for appearance or for production of property before a court shall be construed as including a condition for appearance or as the case may be for production of property before any court to which the case may subsequently be transferred. सेक्शन 491 सब सेक्शन 1 बात करता है अगर किसी व्यक्ति ने कोर्ट के सामने बॉन्ड जमानत पत्र दिया है, जैसे कि कोर्ट में हाजिर होने का या कोई और प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करने का प्रॉमिस किया हो और बाद में ये प्रूव हो जाता है कि उसने अपना बॉन्ड तोड़ दिया है, यानी कंडीशंस पूरी नहीं की, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट सबसे पहले ये रिकॉर्ड करेगी, लिख कर रखेगी कि किस वजह से और कैसे बॉन्ड टूट गया, फॉरफिट हो गया। उसके बाद कोर्ट उस व्यक्ति को बुलाएगी जिन्होंने बॉन्ड दिया था और उनसे कहेगी कि या तो पेनल्टी जो अमाउंट बॉन्ड में लिखा था भर दो, या फिर बताओ कि क्यों ना ये पेनल्टी आपसे ली जाए, शो कॉज करो। अगर कोई दूसरा बॉन्ड है ना कि अपीयरेंस का या प्रॉपर्टी का, तो भी जब कोर्ट को ये लगता है कि बॉन्ड टूट गया है तब भी वो सेम प्रोसेस फॉलो करेगी, रीजंस रिकॉर्ड करेगी और पेनल्टी के लिए नोटिस लेगी। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन कहता है अगर बॉन्ड में लिखा है कि व्यक्ति किसी पर्टिकुलर कोर्ट के सामने हाजिर होगा और बाद में केस किसी और कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो बॉन्ड की कंडीशंस ये भी मानी जाएंगी कि उसे नई कोर्ट के सामने भी हाजिर होना होगा। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, इफ़ सफिशिएंट कॉज इज़ नॉट शोन एंड द पेनल्टी इज़ नॉट पेड, the court may proceed to recover the same as if such penalty were a fine imposed by it under this Sanhita, provided that where such penalty is not paid and cannot be recovered in the manner aforesaid, the person so bound as surety shall be liable by order of court ordering the recovery of the penalty to imprisonment in civil jail for a term which may extend to 6 months. सेक्शन 491 सब सेक्शन 2 बात करता है अगर पर्सन सफिशिएंट कोज नहीं दिखाता और पेनल्टी पे नहीं करता तो कोर्ट पेनल्टी रिकवर कर सकती है, जैसे फ़ाइन होता है। अगर फ़ाइन रिकवर नहीं होता तो श्योरिटी सिविल जेल में 6 महीने तक इम्प्रिजन हो सकते हैं। आफ्टर दैट सब सेक्शन 3, द कोर्ट में आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीजंस फॉर सो डूइंग सो रेमिट एनी पोर्शन ऑफ द पेनल्टी मैंशनड एंड एनफोर्स पेमेंट इन पार्ट ओनली। सबसेक्शन 3 बात करता है कोर्ट अपने रीजंस रिकॉर्ड करते हुए पेनल्टी का कुछ पोर्शन रेमिट कर सकती है और पार्शियल पेमेंट एनफोर्स कर सकती है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 4, वेयर अ श्योरिटी टू अ बॉन्ड डाइज बिफोर द बॉन्ड इज फॉरफिटेड, हिज एस्टेट शैल बी डिस्चार्ज्ड फ्रॉम ऑल लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द बॉन्ड। सेक्शन 491 सबसेक्शन 4 कहता है अगर श्योरिटी मर जाता है बिफोर बॉन्ड फॉरफीचर तो उसकी एस्टेट बॉन्ड लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाती है। After that subsection 5, where any person who has furnished security under section 125 or section 136 or section 401 is convicted of an offence the commission of which constitute a breach of the condition of his bond or of a bond executed in lieu of his bond under section 494, a certified copy of the judgment of the court by which he was convicted of such offence may be used as evidence in proceedings under this section against his surety or sureties. And if such certified copy is so used, the court shall presume that such offence was committed by him unless the contrary is proved. सेक्शन 491 सबसेक्शन 5 बात करता है अगर किसी पर्सन ने सिक्योरिटी फर्निश की हो और वो कन्विक्टेड हो फॉर ऑफेंस वायोलेटिंग बॉन्ड कंडीशंस, टू सर्टिफाइड जजमेंट कॉपी श्योरिटी के खिलाफ एविडेंस के लिए यूज़ हो सकती है और कोर्ट इन डिफ़ॉल्ट प्रिज्यूम करेगी कि अनलेस कंट्रेरी प्रूव हो। इन शॉर्ट सेक्शन 491 बॉन्ड सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी और एनफोर्समेंट का एक की मैकेनिज़्म है। ये इंश्योर करता है कि श्योरिटीज़ और एक्यूज्ड अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करें और अगर बॉन्ड ब्रीच होता है तो पेनल्टी रिकवरी और लीगल कंसिक्वेंसेस क्लियर और एनफोर्सेबल हों। इससे बेल और सिक्योरिटी सिस्टम की इंटीग्रिटी मेंटेन होती है। आफ्टर दैट सेक्शन 492 कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड। सेक्शन 492 बात करता है कि अगर किसी बॉन्ड या बेल बॉन्ड का ब्रीच हो जाए, जैसे अपीयरेंस के लिए बॉन्ड, तो वो बॉन्ड और उसके श्योरिटीज़ के बॉन्ड कैंसिल हो जाते हैं।
इसके बाद एक्यूज्ड को सिर्फ अपने बॉन्ड पर रिलीज नहीं किया जा सकता जब तक कोर्ट या पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड ना हो कि फेलियर का सफिशिएंट कोज था। अगर जरूरत हो तो एक्यूज्ड फ्रेश बॉन्ड और सफिशिएंट श्योरिटीज के साथ रिलीज हो सकता है। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 492 cancellation of bond and bail bond without prejudice to the provisions of section 491 where a bond or bail bond under this Sanhita is for appearance of a person in the case and it is forfeited for breach of a condition. A. The bond executed by such person as well as the bond, if any, executed by one or more of his sureties, in that case shall stand cancelled. And B. Thereafter, no such person shall be released only on his own bond in that case, if the police officer or the court, as the case may be, for appearance before whom the bond was executed, is satisfied that there was no sufficient cause for the failure of the person bound by the bond to comply with its conditions, provided that, subject to any other provision of this Sanhita, he may be released in that case upon the execution of a fresh personal bond for such sum of money and bond by one or more of such sureties, as the police officer or the court, as the case may be, thinks sufficient. सेक्शन 492 बात करता है अगर एक्यूज्ड ने बॉन्ड की कंडीशंस वायलेट की तो उसका बॉन्ड और उसके श्योरिटीज़ के बॉन्ड दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ये डिफ़ॉल्ट और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। इसके अलावा सब सेक्शन बी कहता है कैंसिल होने के बाद एक्यूज्ड अपने बॉन्ड पर रिलीज नहीं होगा जब तक कोर्ट या पुलिस ऑफिसर इवेलुएट करे कि फेलियर का सफिशिएंट रीजन था या नहीं था। इसके बाद प्रोविजो बात करता है अगर कोर्ट या ऑफिसर सेटिस्फाइड हैं कि एक्यूज्ड फ्रेश बॉन्ड और न्यू श्योरिटीज़ के साथ अपीयर करे तो रिलीज पॉसिबल है। यह इंश्योर करता है कि एक्यूज्ड को लीगल कंप्लायंसेस का फेयर चांस दिया जाए लेकिन ओरिजिनल बॉन्ड का मिसयूज ना हो। सिंपल शब्दों में सेक्शन 492 बॉन्ड सिस्टम में स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी और करेक्टिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। बॉन्ड ब्रीच होने पर ओरिजिनल बॉन्ड कैंसिल हो जाता है और एक्यूज्ड फ्रेश बॉन्ड और श्योरिटीज के साथ ही रिलीज हो सकता है। आफ्टर दैट सेक्शन 493 प्रोसीजर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ श्योरिटी और व्हेन द बॉन्ड इज फॉरफिटेड। सेक्शन 493 बात करता है कि अगर श्योरिटी इंसॉल्वेंट हो जाए या मर जाए या बॉन्ड फॉरफिटेड हो जाए तो कोर्ट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड से फ्रेश सिक्योरिटी फर्निश करने का ऑर्डर दे सकता है। अगर एक्यूज्ड फ्रेश सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता तो कोर्ट उसे ओरिजिनल ऑर्डर का डिफ़ॉल्ट की तरह ट्रीट कर सकता है और नेसेसरी लीगल एक्शन ले सकता है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 493 प्रोसीजर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ श्योरिटी और व्हेन बॉन्ड इज फॉरफिटेड। When any surety to a bail bond under this Sanhita becomes insolvent or dies, or when any bond is forfeited under the provisions of section 491, the court by whose order such bond was taken, or a magistrate of the first class may order the person from whom such security was demanded to furnish fresh security in accordance with the direction of the original order, and if such security is not furnished, such court or magistrate may proceed as if there had been a default in complying with such original order. सेक्शन 493 बात करता है अगर किसी बेल बॉन्ड की श्योरिटी मर जाए या फाइनेंशियली इनकेपेबल हो जाए तो कोर्ट के पास पावर है कि एक्यूज्ड से नई श्योरिटी या सिक्योरिटी डिमांड करे। अगर बॉन्ड फॉरफिट हो जाए जैसे सेक्शन 491 के अंडर तो कोर्ट एक्यूज्ड को फ्रेश सिक्योरिटी फर्निश करने के लिए ऑर्डर दे सकती है। इसके अलावा अगर एक्यूज्ड फ्रेश सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता तो कोर्ट उसे डिफ़ॉल्ट के रूप में ट्रीट करेगी जैसे ओरिजिनल बॉन्ड का वायलेशन हुआ हो और अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन जैसे इम्प्रिजनमेंट या फाइन एनफोर्स कर सकती है। सरल शब्दों में सेक्शन 493 इंश्योर करता है कि सिक्योरिटी की ऑब्लिगेशंस हमेशा मेंटेन हो और अगर श्योरिटी अनअवेलेबल हो तो एक्यूज्ड के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो ताकि बेल सिस्टम का पर्पस प्रोटेक्टेड रहे। आफ्टर दैट सेक्शन 494 बॉन्ड रिक्वायर्ड फ्रॉम चाइल्ड। सेक्शन 494 बात करता है कि अगर बॉन्ड एग्जीक्यूट करने वाला पर्सन चाइल्ड है तो कोर्ट या ऑफिसर उसे डायरेक्ट बॉन्ड लेने की जगह सिर्फ श्योरिटी का बॉन्ड एक्सेप्ट कर सकता है। चाइल्ड खुद लीगली बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करेगा।
Let's read the section for better understanding. Section 494, bond required from child. When the person required by any court or officer to execute a bond is a child, such court or officer may accept in lieu of thereof a bond executed by a surety or sureties only. सेक्शन 494 बात करता है अगर एक्यूज्ड या पर्सन माइनर हैं तो लीगली वो अपना बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि माइनर के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशंस अलग होते हैं। कोर्ट या ऑफिसर एक या ज़्यादा श्योरिटीज़ के बॉन्ड एक्सेप्ट कर सकता है जो चाइल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये इंश्योर करता है कि चाइल्ड की अपीयरेंस या कंप्लायंस गारंटेड रहें। ये प्रोविजंस चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच अडोप्ट करते हैं लेकिन बेल और सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन को मेंटेन रखते हैं थ्रू रिस्पॉन्सिबल श्योरिटीज़। सरल शब्दों में सेक्शन 494 माइनर एक्यूज्ड के लिए लीगल प्रोटेक्शन और अकाउंटेबिलिटी का बैलेंस इंश्योर करता है। आफ्टर दैट सेक्शन 495 अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 491। सेक्शन 495 बात करता है कि सेक्शन 491 के अंडर जो भी ऑर्डर्स दिए गए हैं उनके अगेंस्ट अपील पॉसिबल है। अगर ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने दिया है तो अपील सेशन जज के पास जा सकती है। अगर ऑर्डर कोर्ट ऑफ सेशन ने दिया है तो अपील हायर अपीलेट कोर्ट के पास जा सकती है जहां नॉर्मली उस कोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील जा सकती है। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 495 अपील फ्रॉम ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 491। All orders passed under section 491 shall be appealable. First, in the case of an order made by a magistrate to the session judge. Second, in the case of an order made by a court of session to the court to which an appeal lies from an order made by such court. सेक्शन 495 बात करता है सेक्शन 491 के अंडर अगर मजिस्ट्रेट ने श्योरिटी या बॉन्ड रिलेटेड पेनल्टी इम्पोज की तो अफेक्टेड पर्सन डायरेक्टली सेशन जज के पास अपील फाइल कर सकते हैं। और अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने सेक्शन 491 के अंडर ऑर्डर दिया तो अपील हायर अपीलेट कोर्ट के पास जा सकती है जो उस कोर्ट के ऑर्डर्स के लिए नॉर्मली अपीलेबल होते हैं। ये प्रोविजन लीगल रेमेडी और फेयरनेस मेंटेन करते हैं ताकि श्योरिटीज़ या एक्यूज्ड को अनजस्ट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील का राइट हो। सरल शब्दों में सेक्शन 495 इंश्योर करता है कि सेक्शन 491 के अंडर पेनल्टीज और एनफोर्समेंट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट प्रॉपर एपिलेट रेमेडी अवेलेबल हो। आफ्टर दैट सेक्शन 496 पावर टू डायरेक्ट लेवी ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन सर्टेन रिकॉग्निजेंस। सेक्शन 496 बात करता है कि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है कि वो किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर दे कि वो बॉन्ड का अमाउंट या पेनल्टी जो ड्यू है उसे रिकवर करे। ये स्पेसिफिकली बॉन्ड्स फॉर अपीयरेंस और अटेंडेंस के लिए है जो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के सामने एग्जीक्यूट किए गए हैं। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 496 पावर टू डायरेक्ट लेवी ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन सर्टेन रिकॉग्निजेंसेस। द हाई कोर्ट or court of session may direct any magistrate to levy the amount due on a bond for appearance or attendance at such high court or court of session. सेक्शन 496 बात करता है कि अगर बॉन्ड का अमाउंट ड्यू है तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली रिकवरी के लिए मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट कर सकती है। ये इंश्योर करता है कि बॉन्ड सिस्टम एनफोर्सेबल हो और जो पर्सन या श्योरिटी अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करते उसके ड्यू अमाउंट लीगली रिकवर हों। मजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के डायरेक्शंस के अंडर लेवी एक्शन लेने होते हैं जिससे बॉन्ड ऑब्लिगेशन के इफेक्टिव एनफोर्समेंट पॉसिबल है। सरल शब्दों में सेक्शन 496 हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के एनफोर्समेंट पावर देता है और मजिस्ट्रेट के थ्रू बॉन्ड अमाउंट या पेनल्टी रिकवर करने के लिए लीगल मैकेनिज्म इंश्योर करता है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा जो भी टॉपिक आप समझना चाहते हो उसका नाम कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड लीगल एक्सप्लेनेशंस।